डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एल्केन्स की बनाने की विधियों का मैंने विवेचन किया था और पिछले वीडियो में लास्ट में कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा एल्केन्स को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। कॉल्वे की इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बहुत अच्छी मेथड है जिसके द्वारा एल्केन्स आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। बनाने की विधियों के बाद में अब हम एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं या गुणों को देखते हैं। भौतिक गुण सबसे पहले हम देखेंगे, इसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। एल्केन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या भौतिक गुण हैं उनके अंतर्गत आता है इनकी भौतिक अवस्था। C1 से C4 तक के एल्केन रंगहीन और गंधहीन गैसें हैं। C5 से C17 तक के एल्केन रंगहीन गंधहीन द्रव हैं और उच्चतर एल्केन्स हैं वो सॉलिड होते हैं। तो C1 से C4 वाले एल्केन्स कलरलेस अर्थात रंगहीन गंधहीन गैसें हैं। C5 से C17 वाले रंगहीन गंधहीन द्रव हैं और उच्चतर एल्केन हैं वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। एल्केन्स हैं वो अध्रुवीय यौगिक हैं। अध्रुवीय क्यों हैं? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बंध है, दोनों की विद्युत ऋणताएँ लगभग समान होने के कारण है कार्बन हाइड्रोजन बंध में किसी प्रकार की ध्रुवणता नहीं होती है। और हम जानते हैं कि एल्केन्स में दो प्रकार के ही बंध होते हैं, कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होता है या अध्रुवीय होता है। और अध्रुवीय होने के कारण ध्रुवीय विलायक जैसे जल के अंदर है, ध्रुवीय विलायक जल हैं, अल्कोहल हैं इत्यादि हैं, इनके अंदर ये अविलेय होते हैं। तो ध्रुवीय विलायक जैसे जल और अल्कोहल इत्यादि के अंदर ये अविलेय होंगे और अध्रुवीय विलायक जैसे ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि है, उनके अंदर विलेय होते हैं। तो इनकी विलेयता, क्योंकि हम जानते हैं कि समान समान को घोलता है, तो चूँकि ये स्वयं अध्रुवीय यौगिक हैं तो ये अध्रुवीय विलायकों के अंदर है वो जो है विलेय हो जाते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायकों के अंदर इनकी विलेयता नहीं होती है। और ध्रुवीय विलायकों में हम जानते हैं कि जैसे जल है, अल्कोहल है, ये जो है ध्रुवीय विलायक होते हैं या पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर है ये विलेय नहीं होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर है ये विलेय हो जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आता है जैसे ईथर है और बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि है। इस प्रकार से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये आसानी से विलेय हो जाते हैं। तो ये इनकी विलेयता के बारे में है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच, अब हम देखते हैं इनके क्वथनांक के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है जो ब्रांच्ड एल्केन्स होते हैं। अब एल्केन्स में जो समयवता पाई जाती है तो उसमें जो है चेन आइसोमेरिज्म भी पाई जाती है। और चेन आइसोमेरिज्म में है इसमें जो है जो ब्रांच्ड एल्केन्स होते हैं अर्थात जिनके अंदर शाखाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, वो स्ट्रेट चेन समयवियों की तुलना में उनके ब्रांच्ड एल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होते हैं। इसका क्या कारण होता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे अणु का जो आकार है एल्केन्स में है वो गोलाकार आकृति का होता जाता है। और हम जानते हैं किसी भी आकृति में जो गोलाकार आकृति है उसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से कम क्षेत्रफल होने के कारण एक अणु का दूसरे अणु से जो इंटरेक्शन है या उसके साथ में जो उसका जो है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूनतम होता है। और इसकी वजह से जो है इनमें अणुओं में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन है वो वंडरवाल अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और इस प्रकार से इनके बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। और जो स्ट्रेट चेन आइसोमर्स होते हैं, जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल से देख सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है एंड नियोपेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन है स्ट्रेट चेन आइसोमर है, आइसोपेंटेन है वो ब्रांच्ड आइसोमर है
और नियोपेंटेन है वो जो है गोलाकार आकृति का होता है। तो नियोपेंटेन में एक अणु का दूसरे अणु के साथ में जो इंटरेक्शन है वो न्यूनतम होगा, एन पेंटेन में जो इंटरेक्शन है वो अधिकतम होता है। और इस प्रकार से एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हम तीनों की बात करें तो नॉर्मल पेंटेन का जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट है वो सर्वाधिक होगा, और उससे अधिक है आइसोपेंटेन का होगा, उससे कम है आइसोपेंटेन का होगा, और नियोपेंटेन का सबसे। क्योंकि अब आइसोपेंटेन की अगर हम आकृति देखें तो ये पूर्णतः गोलाकार तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी कुछ जो है गोलाकार आकृति में आ गई है, और नियोपेंटेन की जो आकृति है वो पूर्णतः गोलाकार हो गई है। इस प्रकार से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस प्रकार से घटता हुआ क्रम होगा। बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट घटता हुआ, तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का क्रम होता है। अब हम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का देखते हैं। सम संख्या वाले एल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट विषम संख्या वाले एल्केन्स से अधिक होते हैं। तो सम संख्या वाले एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट हैं, मेल्टिंग पॉइंट विषम संख्या वाले एल्केन्स से अधिक होते हैं। तो अब मेल्टिंग पॉइंट का ये जो क्रम है ये सम और विषम संख्या के एल्केन्स में है, अलग अलग चलता है। जैसे सम संख्या का ये जो आइसोमर है 6 कार्बन का है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। और इसके बाद में विषम संख्या वाला, ये 6 का हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर हम इससे बाद वाला लेते हैं 7 कार्बन का या 7 कार्बन का अगर हम लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हम 7 में देखेंगे कि इसमें जो कार्बन के एंड्स हैं, जो स्टार्ट वाला कार्बन है और लास्ट वाला कार्बन है, उसके एंड नीचे की दिशा में है, और जो नेक्स्ट कार्बन्स हैं उनके एंड है ऊपर की ओर है। तो इसमें जो है जो आकृति है वो विषम हो जाती है, अर्थात ये एंड्स हैं वो नीचे की ओर हैं और ये एंड्स हैं वो ऊपर की ओर हैं। इस प्रकार से इवन नंबर वाला जो एल्केन होगा, इसमें जो है मॉलिक्यूल है वो एक अणु दूसरे अणु में आसानी से फिट हो जाता है, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग वाला सिरा है हम देख सकते हैं वो नीचे की ओर है, और ये वाला जो सिरा है वो ऊपर की ओर है। जो लास्ट वाला सिरा, अगर हम इसको स्टार्टिंग मानते हैं C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6, तो C1 वाला स्टार्टिंग माने तो वो नीचे की ओर है, C6 वाला है वो ऊपर की ओर है। तो इसमें जो है सम जो है जो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला है नीचे और ऊपर की ओर है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स हैं वो अधिक सिमेट्रिकल हो जाता है, और इसमें जो है अणु का एक अणु का दूसरे अणु के साथ में संगुणन अधिक हो जाता है। तो इवन नंबर ऑफ एल्केन का 6 वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कुछ ज़्यादा होगा, और इससे नेक्स्ट बाद वाला 7 का है, जैसे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। तो नेक्स्ट वाले का 7 वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम होगा, होना चाहिए ज़्यादा लेकिन होता है कम। क्योंकि अब देखें हम इसमें 7 वाले में देखें C1 वाला नीचे की ओर है, और लास्ट वाला जो कार्बन C7 है वो भी नीचे की ओर है। तो इनमें नीचे नीचे की ओर होने की वजह से मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ में जो एसोसिएशन है वो उतना अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि विषम प्रकार का ये अणु है वो हो जाता है। तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का क्रम है। तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट्स का बता दिया कि आइसोमेरिक एल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, और सम और विषम संख्या वाले एल्केन्स में जो मेल्टिंग पॉइंट का क्रम है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। अब हैं रासायनिक अपक्रियाएँ या केमिकल रिएक्शंस हैं। एल्केन सामान्यतः कॉमन रिएजेंट्स के प्रति अक्रिय व्यवहार दर्शाते हैं। कॉमन रिएजेंट्स के प्रति हैं इनका जो व्यवहार है वो अक्रिय रहता है, और क्योंकि उसका कारण क्या है, क्योंकि टोटल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, किसी प्रकार की पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी नहीं होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक किसी भी प्रकार के जो रिएजेंट हैं उनका इसकी ओर कोई अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। साथ ही इनके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप भी, क्रियात्मक समूह भी उपस्थित नहीं होते हैं। तो क्रियात्मक समूह भी उपस्थित नहीं होने की वजह से इनमें जो है किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इनकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो एल्केन्स की ये अपक्रिया क्रियात्मक समूह के अभाव में नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इन पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं दर्शाते हैं। अतः एल्केन्स की मुख्यतः अपक्रियाएँ मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ होती हैं। अतः इनकी मेन रिएक्शंस हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ होती हैं। ये अपक्रियाएँ यूवी लाइट
उच्च ताप या परऑक्साइड इत्यादि की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। तो ये जो अपक्रियाएं हैं, अब इसमें जो अब चूँकि न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल इस प्रकार से इनकी ओर आकर्षित, अर्थात निगेटिवली चार्ज कोई स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल पर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज इन पर क्यों नहीं आक्रमण कर पाती हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी प्रकार की कोई पोलरिटी उत्पन्न नहीं है, अर्थात कोई ध्रुवणता नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं। तो फिर इन पर जो है फ्री रेडिकल रिएजेंट्स हैं, उनके द्वारा प्रतिस्थापन की अपक्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो इनमें पाई जाती हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अर्थात मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं एल्केन्स की चरित्रगत अपक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में सबसे पहले हम हेलोजनेशन रिएक्शंस को देखते हैं, जिनको हम हेलोजनीकरण अपक्रियाएं कहते हैं। हेलोजनीकरण की इन अपक्रियाओं में जो हेलोजेंस हैं वो फ्री रेडिकल्स के रूप में हैं, वो इन पर आक्रमण करते हैं। हेलोजेंस हैं वो फ्री रेडिकल के रूप में इन पर आक्रमण करते हैं और इनके द्वारा है चेन रिएक्शंस होती हैं। चेन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? हेलोजनेशन अपक्रियाएं हम जानते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये हेलोजेंस हैं। तो हेलोजेंस हैं वो इन पर आक्रमण करेंगे और किसकी उपस्थिति में अपक्रिया संपन्न होगी? ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट की उपस्थिति में या उच्च ताप पर अपक्रियाएं होती हैं। और इसमें जो है चेन अपक्रियाएं होती हैं। चेन अपक्रियाओं का मतलब है एक के बाद एक क्लोरीन परमाणु है वो इसमें से निष्कासित होता जाता है। जैसे अब इसमें है -HCl यहाँ पर होगा, सेकेंड स्टेप में भी -HCl होगा, थर्ड में भी -HCl होगा और फोर्थ में भी -HCl। इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जो है HCl जो है इसमें से निष्कासित हो जाएगा और एक के बाद एक अभिकर्मक इसमें जो है क्लोरीन का आक्रमण होकर पहले पद में मिथाइल क्लोराइड, क्रमशः डाइक्लोरोमेथेन, फिर क्लोरोफार्म और लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर ये एल्केन, जैसे हमने मेथेन का उदाहरण लिया, तो इसमें चारों हाइड्रोजन परमाणु हैं वो एक तरह से देखा जाए तो 1 डिग्री हाइड्रोजन्स हैं। अगर कोई एल्केन ऐसा है जिसमें टर्सरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है और प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, तो फिर कौन सा हाइड्रोजन है वो सबसे आसानी से निकलेगा? तो इसमें टर्सरी हाइड्रोजन है वो सबसे आसानी से प्रतिस्थापित होगा, अर्थात टर्सरी हाइड्रोजन की क्रियाशीलता जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन की और फिर प्राइमरी हाइड्रोजन की। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। तो जो फ्लोरीन की जो क्रियाशीलता है वो सबसे अधिक है, हैलोजेंस की क्रियाशीलता, फिर क्लोरीन की है, ब्रोमीन की है एंड आयोडीन। यहाँ पर हमने एटम के रूप में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है फ्री रेडिकल के रूप में आक्रमण करते हैं, फ्री रेडिकल के रूप में आक्रमण करते हैं। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन्स को भी हमने एटॉमिक फॉर्म में लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन भी यहाँ पर परमाणुवीय रूप में निष्कासित होते हैं, और हैलोजेंस को भी परमाणुवीय रूप में लिखा है क्योंकि ये परमाणुवीय रूप में यहाँ जो है प्रतिस्थापन का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे क्लोरीनेशन का, हमने ऊपर उदाहरण दिया था मैथेन के क्लोरीनेशन का या मैथेन के क्लोरीनीकरण का। तो इसकी हम क्रियाविधि को हम देखेंगे, मैथेन के क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि। मैंने बताया कि चेन अपक्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं, अर्थात ये अपक्रियाएं क्रमशः एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी होती चली जाती हैं। और जितनी भी चेन रिएक्शंस हैं वो सभी 3 पदों में संपन्न होती हैं। श्रृंखला आरंभ का पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समाप्ति का पद है। श्रृंखला आरंभ का पद है, इसमें क्लोरीन का अणु है वो अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में या उच्च ताप पर 2 क्लोरीन परमाणुओं में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है 58 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्रृंखला संचरण पद है, संचरण पद में जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना है वो मेथेन के अणु पर है वो आक्रमण करता है और मिथाइल फ्री रेडिकल उसमें प्राप्त होता है और HCl जो है उसमें हमारे लिए मिल जाता है। इसमें अब देखें हम पहले पद में जहाँ पर क्लोरीन अणु का क्लोरीन मुक्त मूलक में विभाजन हो रहा है,
58 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। और संचरण पद में जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल मीथेन पर आक्रमण कर रहा है तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बंध को, एक कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बंध के बनने पर 103 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा निष्कासित हो जाती है। इस प्रकार इस पद में जो हमारे लिए नेट जो ऊष्मा है वो जो है खर्च हो रही है हमारी 104 किलो कैलोरी पर मोल और प्राप्त हो रही है 103 किलो कैलोरी पर मोल, अर्थात 1 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा हमारा इसमें जो है इसमें कंज्यूम हो रही है। नेक्स्ट हमारी अपक्रिया है जिसमें मिथाइल फ्री रेडिकल के ऊपर अगला जो पद है उसमें जो है श्रृंखला संचरण पद के दूसरे स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उस पर आक्रमण करेगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। इस प्रोसेस में 84 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा है वो मुक्त होगी, अर्थात कार्बन क्लोरीन के बंध के बनने पर 84 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा मुक्त होती है और 58 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा है वो पहले पद में जो क्लोरीन Cl बॉन्ड के तोड़ने के लिए ज़रूरी थी वो यहाँ पर कंज्यूम होगी। इस प्रकार से ये जो है ये जो स्टेप्स हैं इसमें जो है 84 किलो कैलोरी हमें प्राप्त हो रही है और जो खर्च हो रही है ऊष्मा वो 58 किलो, तो ये 26 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त हो रही है, अर्थात ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। श्रृंखला समाप्ति के पद में जो मुक्त मूलक हैं वो परस्पर क्रिया करके उदासीन अणु बना देते हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन मुक्त मूलक मिलके Cl2 मॉलिक्यूल बना देता है। मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिलके मिथाइल क्लोराइड और 2 मिथाइल फ्री रेडिकल मिलकर के एथेन बना देते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर कोई भी नया मुक्त मूलक हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए श्रृंखला समाप्ति का पद कहलाता है।